आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री के अपने लास्ट लेक्चर में आ चुके हैं। ये हमारा एरोमेटिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग वही एरोमेटिक केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी तक मैंने आप लोगों से बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट के केस की बात कर चुकी है, या फिर आप कह सकते हो यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हमने बात कर चुकी है। अब हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किया था कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से होती है। एक होती है एडिशन एलिमिनेशन पाथवे, मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एडिशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है। और एक हमारे पास होती है एलिमिनेशन एडिशन, सबसे पहले एलिमिनेशन होता है और फिर एडिशन होता है। अब हम इसी ही वाली बात पर आ चुके हैं। देखो, जब हमारे पास एडिशन हो और फिर एलिमिनेशन हो तो ये जो पाथवे होता है यही हमारे पास होता है एसान एआर पाथवे, एसन एआर पाथवे। और जहां पर हमारे पास एलिमिनेशन हो फिर एडिशन हो ये हमारे पास होता है बेंजाइन पाथवे या फिर बेंजाइन मैकेनिज्म। अब सबसे पहले मुझे आप लोगों से जो बात करनी है वो बात ये करनी है कि जो बेंजाइन मैकेनिज्म है वो हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट के लास्ट पोर्शन में कंप्लीट कर चुका है। तो सबसे पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के सारे लेक्चर देख रखे हैं, तो वहां पर आपको बेंजाइन के बारे में सारी बातें पता होंगी। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को दोबारा पढ़ने से टाइम वेस्ट ही करेंगे। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसकी प्लेलिस्ट में जो लास्ट पार्ट होगा वो हमारा बेंजाइन से ही रिलेटेड है, जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। उसको आप देखिएगा तो वहां पर आपको एलिमिनेशन एडिशन का फंडा समझ में आ जाएगा, जो कि एरोमेटिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, हम लोग बात इसकी कर रहे हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये मेनली हमारे पास होती है एरिल हैलाइड के केस में, एरिल हैलाइड्स के केस में, या फिर आप इसी को बोलते हो हेलो अरीन। अब SnAr में हमारे पास दो आ जाती हैं, एक तो SnAr1 या ArSn1, जो कि हमने बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट में कंप्लीट कर चुकी है, साइड कर दिया। अब हमारे पास क्या है, SN2, ArSn2। अब ArSn2 का जो पूरा पार्ट है वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। देखो बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड में सबसे पहली लाइन है, वी इजिली डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी इजिली डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन because H plus is a good leaving group, because H plus is a good leaving group। ठीक है, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के सामने आप क्या लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहे हो। ठीक है, तो जब आप बेंजीन के सामने इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे तो आपके पास किस तरीके से कहानी चलने वाली है, इस तरीके से अटैक करवाते हो और आप यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म कर दोगे, यहां पर E, यहां पर H और यहां पॉजिटिव। और फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में आप H+ को बाहर निकालते हो और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हो जाती है और फाइनली आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरीके से बन जाती है। मतलब आपने यहां से क्या किया, H+ को निकाला और H+ क्या है, एक गुड लीविंग ग्रुप है। इसीलिए बेंजीन रिंग क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से दे पाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाउएवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, not possible, because H minus is not a good living group। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो सबसे अच्छा बेस होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है और जो सबसे खराब बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में बात कर रखी है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। तो
समझ लेते हैं फिर से एक बार। कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो। तो जब आप इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओगे, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते समय आपको कहानी कुछ ऐसी सी मिलने वाली है। यहाँ पर तो एज इट इज इसको ऐसे रखो, यहाँ पर NU है, यहाँ पर H और यहाँ पर माइनस। अब ये जो माइनस होगा अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ जाएगा और H माइनस को बाहर निकालेगा। इस बात को समझना है। जैसे ही ये H माइनस को बाहर निकाल रहा है तो आपके पास फाइनली कुछ ऐसा बन जा रहा है। ये कब बनेगा लेकिन, जब आपके पास यहाँ से H माइनस बाहर निकलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि H माइनस कोई भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता। अब क्योंकि H माइनस कोई भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो जिसकी वजह से ये निकलना भी नहीं चाहेगा। अगर निकलना भी नहीं चाहेगा तो ये स्टेप भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर हम लोग क्या करें, इफ वी टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक O2 K3FeCN का होल 6, then it convert H minus to H2O and reaction possible। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम लोगों ने बात सिंपल सी ये की है कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि H माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है। लेकिन हम अगर O2 या फिर K3FeCN6 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें तो H माइनस को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। मतलब इस रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए आपको इस जगह पर क्या लेना पड़ेगा, इस जगह पर आपको या तो O2 लेना पड़ेगा या फिर आपको K3FeCN का होल 6 लेना पड़ेगा। ये तो एक पहलू हो चुका है जहां पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर सकते हो। अब जो दूसरा वैल्यू है उसको भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं और फिर हम मैकेनिज्म वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो आइए अब थोड़ी सी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखो, बातों को आगे बढ़ाने का मतलब सिंपल सा ये है कि यदि हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, यही तो हम बात कर रहे थे, और बेंजीन के सामने हम क्या लेके आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बेंजीन के सामने जब आप न्यूक्लियोफाइल लेके आओगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन के ना पॉसिबल होने का कारण क्या है, क्योंकि यह भी कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और यह भी कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। या तो आप इसको ऐसे समझ लो। अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लूं आपसे कि यहां पर अगर आपने क्या कर दिया, यदि आपने यहां पर क्या लगा दिया, हैलोजन लगा दिया, सिंपल सा। एक तो सिंपल सा यही वाला पार्ट है कि यहां से आपके पास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर जब आप H माइनस निकालोगे, सिंपल सी बात है, H माइनस ही निकलेगा और H माइनस क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहां पर रिएक्शन नहीं हो पा रहा। एक वजह तो हमारे पास ये साफ साफ समझ में आ रही है और ये कहीं ना कहीं पॉसिबल रीजन है। अब जो दूसरी बात है कि यहां पर आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक NMu माइनस है, तो आप बोलोगे सर यहां तो X माइनस एक गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी यहां पर भी इस वाले केस में आपके पास रिएक्शन नहीं होती। इस वाले केस में रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, सिंपल सा, ये वाला पार्ट तो अभी भी बरकरार है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा कहीं ना कहीं और ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। कहीं ना कहीं आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए ओवरऑल किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो अगर मैं इसी ही सबस्ट्रेट पर, ये जो आपके पास आपने एरिल हैलाइड बनाया है X, तो अगर इसी सबस्ट्रेट पे मैं कोई यहाँ पर क्या लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे और फिर अगर आप NU माइनस लेके आ जाओगे तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर आ जाएगा NU और यहाँ पर आ जाएगा NO2। एक तो पहलू हमने वो समझ लिया कि या तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आ जाओ जो कि H माइनस को H2O में कन्वर्ट कर दे तो रिएक्शन हो सकती है। और दूसरा वैल्यू, यदि आप सबस्ट्रेट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दो, आप मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लाना चाहते हो, लेकिन यदि आप वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दोगे तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। इस वाले पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, सारी बातें सही हो रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। ये वाली कुल बात है जो कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते समय सोचना है। तो मेन जो SNAR रिएक्शन है वो हम एरिल हैलाइड के केस में ही पढ़ते हैं, लेकिन कैसे एरिल हैलाइड होते हैं, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ाते जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी,
बोलिए, इधर ही है, यहाँ पर एक ग्रुप है, अगर यहाँ पर एक और ग्रुप में लगा दूं NO2, फिर एक और ग्रुप में लगा दूं NO2, तो वहां पर रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। तो ये बात बहुत बड़ी नहीं है, ये बात बहुत सिंपल है, जो कि आपके समझने लायक है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुकी है। अब हम मेन इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट पे जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ बेंजीन। अब अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिख रहा हूं X, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Nu-, और आप यहाँ पर रिएक्शन में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो अब आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि ये रिएक्शन पॉसिबल किस वजह से हो पाएगा। दो वजह से, या तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आ जाओ जो कि H- को H2O में कन्वर्ट कर देगा, या फिर आप इस पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप लगा लो। अब नहीं लगाएं वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पर एक जनरल केस लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट की बात करता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना मैकेनिज्म कैसा होगा। मैकेनिज्म में आपके पास सबसे पहले यहाँ कुछ इस तरीके से हैलोजन है, यहाँ पर Nu- है। ये Nu- इस वाली जगह पर अटैक करने वाला है। जब ये Nu- इस जगह पर अटैक करेगा तो आपके पास कुछ ऐसा सा हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर X और यहाँ पर Nu। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब आप क्या करो, जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी इस वाले केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेगेटिव डबल बॉन्ड इस तरीके से X और यहाँ पर Nu। ऐसे ही एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर फाइनली कुछ ऐसे से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव डबल बॉन्ड। उस वाले केस में आप इसको बोलते थे अरेनियम आयन इंटरमीडिएट या फिर वेलेंट इंटरमीडिएट। इस वाले केस में जो आप इसका नाम दोगे, इसका नाम होता है मीजनहीमर कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी भी नजर आ रही है, एक ही जैसे बन रहे हैं, लेकिन वहां पर पॉजिटिव होता था, यहाँ पर नेगेटिव है। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास हो गया। अब ये स्टेप के बाद जो आपके पास अगला स्टेप है, ये स्टेप के बाद अब आपके पास जो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप क्या होगा, यहां पर आपने इस तरीके से बना लिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया। यहां पर नेगेटिव है, यहाँ पर आपके पास X है, यहाँ पर आपके पास Nu है। तो अगले स्टेप में आपके पास X- बाहर चला जाएगा, ये वाला नेगेटिव अंदर आ जाएगा, और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे बना लो, या फिर डबल बॉन्ड आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ये बन जाएगा। और अगर मैं थोड़ा अच्छे से और बताऊं आपको, तो ये जो है, ये स्टेप होता है आपका RDS स्टेप, और क्योंकि ये RDS स्टेप है तो यही क्या होगा, आपके पास स्लोएस्ट स्टेप होगा, और ये जो स्टेप होता है ये आपके पास होता है फास्ट स्टेप। अब अगर मैं इसी ही सबस्ट्रेट में NO2 ग्रुप लगा दूं, तो NO2 ग्रुप लगाने पर भी ऐसा ही मैकेनिज्म होने वाला है, लेकिन यदि वो NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर होगा तो वहां पर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने को तैयार है। क्यों? अगर NO2 आप पैरा पर लगाओगे तो वो जब नेगेटिव चार्ज पैरा पर आया है, तो वो पैरा पर नेगेटिव चार्ज किस पर जाएगा, NO2 वाले में भी जाएगा, रेजोनेंस करेगा। ये आपने अगर बहुत अच्छे से सिंसियर लेवल पे 12th क्लास में पढ़ा हो, तो आपने फर्स्ट चैप्टर हेलोल्केन हेलोरीन में एक बहुत बड़ा सा डायग्राम देखा हो, जहां पर बॉक्स के अंदर इसी के बारे में सारी बातें करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया। अब इस मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट बात हमें निकालनी है रिएक्टिविटी की। आखिरकार हमारे अगर डिफरेंट लिविंग ग्रुप लगा हो, फ्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, तो उस केस में हमारे पास रिएक्टिविटी क्या आने वाली है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे पास ये जो हमने अभी तक सीखा है, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्या फंडा रहा होगा। देखो, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं इस तरीके से। एक तो हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन है, ऐसे ही एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और लास्ट में आपके पास आयोडीन है। इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ। इसमें आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। अब अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले RDS स्टेप को चेक करो। RDS स्टेप क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था।
अब आप खुद सोचो कि यहां पर जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, इस ही पोजीशन पर करवाओगे, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इफ्सो पोजीशन। जहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसी ही पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल आ जाए, उसी ही पोजीशन को हम बोलते हैं इफ्सो पोजीशन। तो एक नया टर्म आ रहा है हमारे पास, इफ्सो पोजीशन। तो मैंने क्या बताया, इफ्सो पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? न्यूक्लियोफाइल अटैक on that position where leaving group is present, where leaving group is present, मतलब जिस पोजीशन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसी पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो इसी को हम बोलते हैं इफ्सो सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात हमारे पास थोड़ी सी इफ्सो पोजीशन या इफ्सो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जानकारी है, ठीक है। अब आपको पता है इन सब जगह पर क्या आने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल आने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कहां पर आएगा, जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। हमें पता है फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका माइनस आई भी सबसे ज्यादा है, तो यहां पर पॉजिटिव सेंटर सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा। अगर पॉजिटिव सेंटर सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, क्या जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद क्या जाएगा, सेकंड, फिर क्या जाएगा, थर्ड, और लास्ट में क्या जाएगा, फोर्थ। ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि हम लोग जो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात हम लोग पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है इफ्सो पोजीशन पर, उसकी वजह से कर पा रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। आपको यहाँ पर लिविंग ग्रुप नेचर नहीं देखना है, आपको यहां पर पॉजिटिव सेंटर जहां पर ज्यादा क्रिएट होगा, इस पॉइंट को देखना है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए, अब ऐसा ही मान लो एक क्वेश्चन और आ जाए, जहां पर मान लो अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, और जाहिर सी बात है ये रिएक्शन तो दिखाते ही नहीं है, ये दिखाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। पक्की बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो अगर आपने NO2 लगा दिया, ऐसा ही आपने सब पोजीशन पर क्या लगा दिया, इसके पैरा के NO2 लगा दिया, Cl है, यहाँ पर भी NO2 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास Br है, यहाँ पर भी NO2 लगा दिया, और लास्ट में आपके पास आयोडीन है, यहाँ पर भी NO2 लगा दिया। बात समझ में आ रही है। अब सब जगह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, सिंपल सी बात है, ये इफ्सो पोजीशन पर ही अटैक करने वाले हैं। और जहां पर इफ्सो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर ज्यादा डेवलप होगा, वहीं पर अटैक ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा रेट इसका, फिर इस तरीके से, और लास्ट में इस तरीके से। क्योंकि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर को ज्यादा क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। ये बात आपको अभी तक मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा जब हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लो अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो कि होते भी हैं जनरली, जो आपको रिएक्शन देखने को मिलती है, मैं लिख देता हूं, रिएक्शन यही देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब जो अभी तक हमने बात की थी, ये सिर्फ बेसिक बातें थी। ज्यादातर बातें यही होती हैं जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर बनाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर बनाएगा तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। अब इस बात को समझते हैं कैसे। देखो, आपके पास यहां पर सबस्ट्रेट है कुछ इस तरीके का, यहां पर आपके पास X है, और यहां पर आपके पास NO2 है, और सामने मैं लेके आ रहा हूं न्यूक्लियोफाइल। आ रही बात समझ में। अब आप खुद बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा। देखो, जो NO2 होता है वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहां बनाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑर्थो और पैरा पर ही पॉजिटिव बनाएगा। अब जहां पर पॉजिटिव बनाएगा वहां पर लिविंग ग्रुप भी तो होना चाहिए। तो देखो यहां पर ही लिविंग ग्रुप है, तो यह न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर अटैक कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं इफ्सो सब्स्टिट्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इफ्सो सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, Nu, और यहां पर क्या जाएगा, NO2। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास NO2 है, यहां पर हमारे पास X है, यहां पर X है, और यहां पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे बताइएगा,
अगर आपके पास यहाँ पर इस तरीके का एक एग्जाम्पल है तो इस वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले आप देखो जो NO2 है उसकी वजह से पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव सेंटर की तलाश होगी। मैं ये पॉजिटिव कैसे बना पा रहा हूँ, रेजोनेंस की वजह से बना पा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, अगर रेजोनेंस की वजह से मैं पॉजिटिव बना पा रहा हूँ तो अब जहां पर पॉजिटिव पर ही लिविंग ग्रुप होगा तो इस वाले सेंटर पर अटैक करेगा, यहां पर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये एक्स एज इट इज, यहां पर NU रहेगा और यहां पर NO2 रहेगा। मतलब यहां पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से मतलब नहीं है, यहां पर पॉजिटिव सेंटर से मतलब है। जहां पर पॉजिटिव सेंटर ज्यादा डेवलप होगा वहीं पर आपके पास अटैक होगा। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अब मैं एक्स की जगह कोई ग्रुप लिख देता हूं। यहां पर आपके पास Br है, यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन है और यहाँ पर आपके पास NO2 है और यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है मान लो। अब इस क्वेश्चन में आप अटक जाते, कैसे अटकते, आप सोचते Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, Br को बाहर निकाल दोगे। लेकिन ये सोचना ही नहीं है, आपको इन रिएक्शंस में पॉजिटिव सेंटर डेवलप कहाँ ज्यादा हो रहा है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वही सोचना है। तो देखो NO2 की वजह से पॉजिटिव सेंटर यहाँ पर और यहाँ पर डेवलप होता है ड्यू टू रेजोनेंस। और आपको पता है अगर पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो रहा है तो लिविंग ग्रुप भी है तो यहाँ पर जाएगा तो F- बाहर निकल जाएगा। अब आप ये मत सोचो कि F- पूर्ण लिविंग ग्रुप है वगैरह वगैरह। अरे आप तो ये देखो कि इसका जो RDS स्टेप है वो RDS स्टेप क्या है, पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से चल रही है। तो अभी तक हमने जो बेसिक बातें की हैं जनरली, वो एक तो सबसे पहले मैकेनिज्म वाली बात की, कब होगा कब नहीं होगा ये सब बातें समझी, और फिर हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड बातें की, बोलिए। और फिर हमने ये भी सीखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होता है। तो देखो या तो इसकी वजह से पैरा पर आ रहा है या तो इसकी वजह से ऑर्थो पर आ रहा है। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। देखो अगर आप याद करोगे इसको किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते थे, मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन यहां पर कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि वो नेगेटिव लेके आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव से दूर भागेगा ना, जहां पर पॉजिटिव आएगा वहीं पर अटैक करेगा। नहीं आ रहा समझ में, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। मान लो आपके पास कुछ ऐसा होता, यहां पर X है, यहां पर OH है और यहां पर ऐसा है, यहां पर भी X है इस तरीके से, और यहां पर मैं लेके आता हूं NU-। अब आप खुद दिमाग लगाओ ना यार, अगर ये OH है तो माइनस कहाँ कहाँ आएगा OH पे, एक तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। और NU- अटैक करना है तो पक्की बात है इस माइनस पे तो अटैक करेगा नहीं, इस जगह पर ही अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो मेटा पर अटैक कर रहा है ना, देखो OH के रिस्पेक्ट में मेटा की तो है। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको ये इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड ही एक दो एग्जांपल्स और लिखते हैं और फिर मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको और करवा देता हूं। तो आइए अब हम इन दो क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन दो क्वेश्चंस में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। देखो आपको इन दो क्वेश्चन में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, और आपको मैंने अभी भी सिखाया रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए आपको लिविंग ग्रुप नहीं देखना है, आपको पॉजिटिव चार्ज देखना है कहां पर सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां पर क्रिएट हो रहा है। अब आप अच्छे से जानते हो कोई भी जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ये बात तो पक्की है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा नहीं, तो उसकी तो रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी 3 पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकता है। एक तो होती है आपके पास ऑर्थो पोजीशन, एक होती है पैरा पोजीशन और एक होती है मेटा पोजीशन। आपको अच्छे से पता है जब भी कोई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर प्रेजेंट होगा, है ना, उसके रिस्पेक्ट में, तो वहीं पर ही रेजोनेंस वर्क करता है। मेटा पर कभी भी रेजोनेंस मतलब बोले तो -R वर्क नहीं करता है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की ओवरऑल बात करें तो ऑर्थो और पैरा में और मेटा में, ऑर्थो पैरा और मेटा में मेटा की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। रीजन, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस ही वर्क नहीं कर रहा, तो रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप नहीं हो पा रहा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। लेकिन ऑर्थो और पैरा में बात करें तो दोनों में रेजोनेंस वर्क कर रहा है, लेकिन ऑर्थो में इंडक्टिव भी तो ज्यादा वर्क करेगा, -I। पूरा समझो यार, हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं।
जिसमें आपको ये देखना है पॉजिटिव चार्ज सेंटर ज्यादा क्रिएट कहां हो रहा है। जहां पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर ज्यादा क्रिएट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज सेंटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्रिएट होता है, बोलिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नेगेटिव चार्ज सेंटर क्रिएट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो 3 पोजीशन पर जुड़ सकता है, ऑर्थो, पैरा, मेटा। किसके रिस्पेक्ट में? हैलोजन के रिस्पेक्ट में। अगर ऑर्थो और पैरा पर जुड़ा है तो रेजोनेंस वर्क करेगा, -r वर्क करेगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू मेटा। तो मेटा की रिएक्टिविटी सबसे कम। अब सवाल आ रहा है ऑर्थो और पैरा में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा? तो दोनों में रेजोनेंस तो बराबर होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन इंडक्टिव तो होता है। तो ऑर्थो के केस में इंडक्टिव ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे ओवरऑल जो ऑर्डर है हमें याद रखना है, ऑर्थो वाला जब भी कोई ग्रुप लगा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर पैरा वाले की होगी और फिर मेटा वाले की होगी। बोलिए, समझ में आया? अब इसी बात को हमें इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कहां कहां पर क्या लगा है। देखो, ये वाला जो NO2 ग्रुप है कहां लगा है? ऑर्थो। तो यहां पर एक ऑर्थो। तो आपको ओवरऑल ऑर्थो, पैरा और मेटा की पोजीशंस को निकालना है। ये वाला कहां पर है? मेटा। और यहां पर कहां है? मेटा। इस वाले में देखो आपके पास क्या है? पैरा। इस वाले में देखो क्या है आपके पास? मेटा। और यहां पर क्या है? पैरा। इस वाले में यहां पर देखो ये ऑर्थो और ये मेटा। इस वाले में यहां पर देखो ऑर्थो और ये पैरा। इस वाले में देखो ये आपके पास ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा। अब आपको बस इतना देखना है, जहां पर ऑर्थो की पोजीशन सबसे ज्यादा वहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। अगर ऑर्थो पोजीशन सेम हो जाए, जहां पर पैरा की पोजीशन सबसे ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। अगर पैरा पोजीशन सेम हो जाए तो जहां पर मेटा, वो तो एंड में है ही। तो अगर मैं सब में बात करता हूं तो देखो इस जगह 2 ऑर्थो हैं, और क्या कहीं पर 2 ऑर्थो है? नहीं है। तो हम बोलेंगे 7th वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले 7th आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? सबसे पहले इस बात को समझो। और ऑर्थो वाले सबसे ज्यादा जहां पर होंगे वहीं पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो 7th वाले पर 2 ऑर्थो हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहां होगी। उसके बाद देखो क्या देख रहे हो? ऑर्थो, यहां पर एक ऑर्थो, यहां पर एक ऑर्थो, यहां पर एक ऑर्थो। 3 ऐसी जगह हैं जहां पर एक ऑर्थो है। अब ऑर्थो के बाद क्या चेक करोगे? पैरा। तो यहां पर देखो एक पैरा है, यहां पर कोई भी पैरा नहीं है, यहां तो सिर्फ मेटा है, और यहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो हम ये बोलेंगे यहां पर ओवरऑल इस वाले केस के लिए 7 के बाद 6। अब 6 के बाद ये दोनों ऑर्थो की बात करते हैं, तो यहां तो मेटा का तो ग्रुप लगाया, कुछ ना कुछ तो -i लगाएगा, ना लगाने से अच्छा है कुछ लगाना। तो हो जाएगा 5 के बाद। देखो अब आप ध्यान से समझना, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? एक यहां पर देखो पैरा और मेटा है। तो पैरा और मेटा ज्यादा क्या कर देगा? इस ऑर्थो वाले को डोमिनेट कर देगा। तो यहां पर हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास ऑर्थो वाला 1। ये बात समझ में आ रही है? अब लास्ट में हमारे पास क्या क्या बच रहे हैं? 3 और 2 बच रहे हैं शायद से, ये वाले बच रहे हैं 3 और 2। तो 3 और 2 में तो हमें पता ही है पैरा वाला ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। तो अगर पैरा वाला ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, अटैक तो एक ही जगह पर होगा ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 और लास्ट में हो जाएगा हमारे पास 2। ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास ये आ जाएगा। तो बस आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से वही बात है, यहां पर जो आपके पास पोजीशन है, ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है? पैरा। ये वाली क्या है? पैरा और ऑर्थो। ये वाली क्या है? सिर्फ ऑर्थो। ये वाली क्या है? मेटा। ये वाली क्या है? मेटा और मेटा। ठीक है। अब इस वाले में आप देखो क्या होने वाला है, बोलिए। इस वाले में सिंपल सी बात है, यहां पर पैरा, यहां पे ऑर्थो पैरा है, तो आप सबसे पहले करोगे 2। सबसे पहले आ जाएगा 2। 2 के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 ऑर्थो है, फिर आ जाएगा 1। 1 के बाद आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 के बाद लास्ट में आ जाएगा 4। 2 3 1 5 4। ये आपके पास इस तरीके से आंसर आने वाले हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन की कैटेगरी होगी। अब हम लास्ट में कुछ 3-4 रिएक्शंस होंगी, उसको कंप्लीट करना सीखते हैं। ये हमारे पास लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है अपने इस रिएक्शन मैकेनिज्म का। आइए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यही है, न्यूक्लियोफाइल है, इसको किसकी तलाश है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर की है। ये वाले NO2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहां पर पॉजिटिव आने वाला है? पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इस वाले Cl की जगह आपके पास क्या जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर तो NO2 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर NU आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा फ्लोरीन। ऐसे ही अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, फिर से ये NO2 ग्रुप है पॉजिटिव,
पॉजिटिव, तो इस बार फ्लोरीन हट जाएगा। तो हम यहाँ पर लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी से मतलब नहीं रख रहे, हम यहाँ पर मतलब रख रहे हैं कि आखिरकार हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये आपके पास पूरा है, तो आप यहाँ पर ये मान लो ओवरऑल आपको OH माइनस लगाना है, ठीक है। अगर ये लगाना है, कहाँ लगाओगे, ये OH है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इस फ्लोरीन को तो नहीं हटा सकते क्योंकि उस जगह नेगेटिव आ रहा है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी वहीं पर अटैक करेगा। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस जगह, यहाँ पर OH, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर OH स्थाई, और इस तरीके से ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ वाले पे NO2 क्या है, फिर से वही प्लस लाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। बोलिए, रेजोनेंस की वजह से। तो हमें पता है ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है। ये वाली पोजीशन क्या है, पैरा, ये वाली पोजीशन क्या है, ऑर्थो। और हमें पता है ऑर्थो, पैरा और मेटा का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में आपके पास Cl हट जाएगा और Cl की जगह आपके पास Cn आ जाएगा इस जगह। और यहाँ पर रीजन क्या है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा वर्क करेगा ऑर्थो के पास, ये रीजन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड थे। बस यहाँ पर हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है कंप्लीट। मतलब मैंने आपको एकदम बेसिक से लेके जितना भी हो सकता है, जितना भी यूट्यूब पे, जितना भी किसी बुक्स में कंटेंट हो सकता है एकदम सिस्टमैटिक वे में, वो सब मैंने खत्म कर दिया। अब आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ने के लायक बन चुके हो, अब आप कोई भी बेहतरीन क्वेश्चंस करने के लायक बन चुके हो। अब यहाँ से सबसे बड़ी बात है, अपने आप से प्रॉमिस करनी है कि अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचना कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए, चैप्टर खत्म हो गया, यही हम लोगों की दिक्कत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं वहाँ से एक नया स्टेप शुरू होता है क्वेश्चंस का, और वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। जितना बेहतरीन आप क्वेश्चंस पे कमांड लाओगे उतना ही आपको अच्छे लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और समझ में आना शुरू होगी। अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्या करें, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप देख सकते हो। बुक्स मैंने आपको पहले बता रखी हैं, ऐप भी चल रहा है अपना, वहाँ पर भी मैंने डिफरेंट बुक्स से कुछ क्वेश्चंस अच्छे से कलेक्ट किए हैं। अगर आपने पढ़ाते समय देखा हो तो मैं जनरली क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान मैंने ऑलमोस्ट 200-300 प्लस तो क्वेश्चंस ही करवा दिए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा क्लियर समझ में आती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब टॉपिक खत्म हो तो आप क्वेश्चंस करो, ठीक है। बाकी जो भी ज्ञान देना होगा वो आखिरी में आपको बाद में बताऊंगा कभी। लेकिन यहाँ पर अपना चैप्टर फाइनली खत्म होता है। 2 महीनों से चैप्टर चल रहा था और परेशानी चल रहा था मैं भी यार कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। अब अपना अगला देखते हैं क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पता तो चल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो बस इसी को आप अच्छे लेवल पे शेयर करो। अब शेयर करने का आपके पास एक बहाना मिल चुका है, आप बता सकते हो कि ऐसा यूट्यूब चैनल कोई भी अभी तक नहीं है जहां पर करीब 50 लेक्चर सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म को डेडिकेटेड हों। मैंने सिर्फ 50 लेक्चर डेडिकेटेड किए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद अगर आप पूरा जोड़ लोगे तो 100 लेक्चर सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पे ही हैं, जो एकदम मतलब आपके फाउंडेशंस को तैयार करते हैं। तो हायर एजुकेशन में तो साइंस से नहीं है कि जहां पर आपके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सब के फाउंडेशंस को बहुत अच्छे क्रिएट करते हैं। बाकी और जगह हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं चाहता हूं आप जितना बेहतरीन हो शेयर करो, आगे फैलाओ बढ़िया लेवल पे, जितना हो सके, जितने ज्यादा लोग सीख सकें उतना बेहतरीन होगा। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।